Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. इस वीडियो के अंदर हम MGPE के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि 007 नॉन वायलेंट मूवमेंट्स आफ्टर गांधी उन्हें कवर करेंगे, जो कि आपके दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस एंड आंसर्स हमारे बायलिंगुअल रहने वाले हैं, तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट, जिसके अंदर आपको मिलेंगे MGPE 007 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप मेरे प्लेलिस्ट में दिए गए जो मोस्ट ऑफ द वीडियोस हैं उनको देख पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोर एंड मोर क्वेश्चंस को आपको कवर करना है, तभी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है इस वाले वीडियो में हम भूदान मूवमेंट को कवर करेंगे। उसके अलावा जो आपके और भी मूवमेंट्स थे, टोटल रेवोल्यूशन हो गया, ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना। और अगर आपको इसका जो गेस्ट पेपर है MGPE 007 के लिए गेस्ट पेपर अगर परचेज करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ओके, आप इसको वहाँ से डिस्क्रिप्शन से भी कॉपी कर सकते हो और जो है मेरी टीम को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके अगर कोई क्वारीज हैं तो वो हमें भेज सकते हो। ठीक है, सो भूदान आंदोलन के आधार और विचारधारा की आपको व्याख्या करनी है कि क्या ओवरऑल आइडियोलॉजी थी भूदान मूवमेंट में। सो द भूदान मूवमेंट, ऑल्सो नोन एज द लैंड गिफ्ट मूवमेंट, वॉज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे इन द ईयर 1951। किसके द्वारा शुरू किया गया था? 1951 में विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, जिसे हम कहते हैं भूमि दान का आंदोलन। द मेन आइडिया बिहाइंड दिस मूवमेंट वॉज टू परसुएड लैंड ओनर्स, यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको प्रेरित किया गया कि वो अपनी जमीन का कुछ जो पोर्शन है वो किसी लैंडलेस या पुअर फार्मर को दान में दे दें। और यह आंदोलन अहिंसक साधनों के माध्यम से किया गया ताकि देश के अंदर आर्थिक जो असमानता है उसे कम किया जा सके और देश में समानता लेकर आई जा सके और हर किसी को न्याय दिया जा सके। ठीक है, तो वो जो बहुत बड़े बड़े जमींदार थे उनसे कहा गया कि वो अपनी ज़मीनों के कुछ हिस्से गरीबों को दे दें। तो क्या बेसिस रहा आंदोलन का? तो पहली चीज़ ये, इसने मॉरल और स्पिरिचुअल फाउंडेशन रखी। ठीक है, मॉरल एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन का मतलब क्या होता है कि नैतिक और आध्यात्मिक आधार। तो विनोबा भावे का मानना था कि भूमि जो है वो एक साझा संसाधन होती है, मतलब सबका संसाधन है और उसे दान करना हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि वो गांधी जी के ट्रस्टीशिप के आइडिया से प्रभावित थे। सो ही बिलीव्ड दैट लैंड इज अ, गाइस लैंड क्या है? आपका कॉमन रिसोर्स है और आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप उसको दान करो, क्योंकि वो गांधी जी के ट्रस्टीशिप से प्रभावित थे। फिर नॉन वायलेंट मूवमेंट था ये। तो द मूवमेंट स्ट्रिक्टली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, किसी प्रकार का फोर्स यूज नहीं किया जाएगा, इंस्टेड लोगों को परसुएड किया जाएगा बातचीत के माध्यम से। एंड भूदान का पूरा एम था समाज के अंदर जो भी इनइक्वालिटीज हैं उन्हें कम करना और लैंड को वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट यानी कि पुनर्वितरित करके समाज के वंचित और पिछड़े जो वर्ग हैं उनके बीच में जो असमानता है उसे कम करना। नाउ द आइडियोलॉजी बिहाइंड द मूवमेंट वॉज रूटेड इन द गांधीयन फिलोसफी, यानी कि ये आंदोलन पूरा गांधी दर्शन पर आधारित है। इसके अंदर वॉलेंटरी सर्विस की बात होती है, यानी कि खुद से स्वेच्छा से सेवा करना, सेल्फ सेक्रीफाइस यानी कि आत्म त्याग करते हुए गरीबों के लिए मतलब काम करना। द मूवमेंट ऑल्सो हाईलाइटेड रूरल डेवलपमेंट, कि इससे जो है इस आंदोलन से ग्रामीण विकास होगा, जो भूमि मिलेगी जमीनहीन किसानों को वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा मूवमेंट है इसकी वजह से हमें लार्ज स्केल पे लैंड डोनेशंस देखने के लिए मिलते हैं। मिलियन ऑफ एकड़ लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसके अंदर सेंस ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में, लैंड ओनर्स में जागती है। फॉर एग्जाम्पल सम लैंडलॉर्ड्स वॉलंटरी डोनेटेड लैंड इन स्टेट लाइक तेलंगाना एंड बिहार। तो बिहार वगैरह में हमें कुछ देखने के लिए मिलता है जहाँ पे जमींदार खुद से अपनी भूमि स्वेच्छा से उन्होंने दान कर दी थी, गरीब लोगों को भूमि के कुछ हिस्से दे दिए थे। ठीक है, फिर अगला जो है टोटल रेवोल्यूशन का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो कॉन्सेप्ट है टोटल रेवोल्यूशन का गाइस, उसको पॉपुलर किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो संपूर्ण क्रांति की अवधारणा 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण द्वारा लोकप्रिय की गई। इट रेफर्स टू द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पूरा सोसाइटी का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक पूरा जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना है।
and he believed that corruption, inequality and moral decay could only be eliminated by the radical change. जब आप एकदम क्रांति करोगे तभी आप समाज में बदलाव ला सकते हो, एकदम धीरे धीरे से बात करने से कुछ भी नहीं होने वाला, संपूर्ण क्रांति करनी पड़ेगी। तो टोटल रेवोल्यूशन में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन करना, दूसरा होता है सोशल रेवोल्यूशन। तो पॉलिटिकल में क्या आता है कि जो भी आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिफॉर्म किया जाए, वहाँ पे समाज के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जस्टिस जो है वो लेकर आया जाए। इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हो गया, फिर आपका होता है कल्चरल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे 4 तरीके से रेवोल्यूशन की बात होती है। तो संपूर्ण क्रांति के 4 मुख्य घटक थे, राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति और आपकी सांस्कृतिक क्रांति। और हर किसी में क्या क्या हो रहा था वो आप लिखते चलेंगे, फिर आपका सिग्निफिकेंस आ जाएगा। सो द टोटल रेवोल्यूशन हाईलाइटेड द नीड फॉर एथिकल गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे इसने शुरुआत करी थी एथिकल गवर्नेंस की, सोशल जस्टिस की। इट इंस्पायर्ड पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड डिबेट्स ऑन द अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। while its goal were not fully achieved, it strengthened the democratic spirit। तो पूरे तो इसके गोल अच्छे से अचीव नहीं हो पाए थे, लेकिन इसने देश में लोकतांत्रिक भावना को और ज्यादा मजबूत कर दिया था। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति ने नैतिक शासन, सामाजिक न्याय और नागरिक जिम्मेदारी की आवश्यकता को उजागर किया। इसने राजनीतिक सक्रिय और भारत में जवाबदेही पर बहस को प्रेरित किया। यद्यपि इसके सभी लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त नहीं हुए, इसने लोकतांत्रिक भावना और राजनीतिक प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी को मजबूत किया। फिर आपका क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे? क्या वो गांधी से इंस्पायर थे? तो मार्टिन लूथर किंग ही वाज एन अमेरिकन सिविल राइट लीडर। तो अमेरिका में जो सिविल राइट्स मूवमेंट चला था उसमें ये लीडर थे। एंड ही वाज आल्सो द बैप्टिस्ट मिनिस्टर हु प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल इन एंडिंग रेशियल सेग्रीगेशन। तो अमेरिका में जो रंग भेद था, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने काम किया, और वहाँ पे जो भी भेदभाव था उसको खत्म करने के लिए। एंड इज बेस्ट नोन फॉर हिज लीडरशिप, क्योंकि इन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट में बहुत अच्छी लीडरशिप की, इन्होंने स्पीचेस दिए, इक्वालिटी को प्रमोट किया, और ये नॉन वायलेंट मेथड्स को जो है शुरू करते थे। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता और बैप्टिस्ट पादरी थे, जिन्होंने अमेरिका में जातीय भेदभाव और अलगाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे सिविल राइट्स मूवमेंट में अपने नेतृत्व, क्षमता, समानता के पक्ष में भाषण और अहिंसक विरोध के तरीकों के लिए जाने जाते हैं। उनके शांतिपूर्ण प्रयासों ने 1964 में उन्हें नोबल शांति पुरस्कार भी मिलता है, तो नोबल पीस प्राइज भी उन्हें मिलता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या मतलब उनके ऊपर गांधी का क्या इन्फ्लुएंस था। तो ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड अहिंसा। तो महात्मा गांधी के अहिंसा और नॉन वायलेंस सत्याग्रह से वो प्रभावित थे, और इसी वजह से उन्होंने महात्मा गांधी का जो नागरिक अवज्ञा, शांतिपूर्ण विरोध, इन सारे तरीकों को उन्होंने अपनाया था। He believed that non-violence is not a sign of weakness but a powerful tool to achieve justice। इंपॉर्टेंट लाइन है कि उनका विश्वास था कि नॉन वायलेंस यानी कि जो अहिंसा होती है वो आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि न्याय प्राप्त करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। So Gandhi's ideas shaped King's philosophy of resistance without hatred, which became central to American civil rights movement। And why it was very important? तो गांधी की जो फिलोसफी है गाइज, उसको यूज करके उन्होंने काफी सारे अमेरिकन को एकजुट किया और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया, सिविल राइट एक्ट लगाया, वहां पे वोटिंग राइट एक्ट लागू होता है। तो वो उन्हें ये दिखाने की कोशिश करी है कि जो मॉरल फोर्स होती है और नॉन वायलेंट मेथड होते हैं ना, उनके द्वारा ब्लड शेड को रोका जा सकता है और समाज में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। फिर आपका है नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्वेश्चन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन गाइस आपका एक सोशल मूवमेंट था जो 1980s में मेधा पाटकर के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अंदर जो लार्ज डैम्स होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली सरदार सरोवर डैम के लिए ये मूवमेंट था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत के एक सामाजिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1980 के दशक में मेधा पाटकर और अन्य कार्यकर्ताओं ने की थी। यह आंदोलन विशेष रूप से सरदार सरोवर बांध के निर्माण का विरोध करता है, जिससे हजारों आदिवासी समुदायों और किसानों का विस्थापन होने का खतरा था। ठीक है, क्योंकि इससे काफी सारे लोग विस्थापित हो जाते। तो एनबीए फोकसेस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल एंड सोशल जस्टिस। तो इसने मांग करी कि हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और वो लोग जो विस्थापित होंगे उन्हें दोबारा से कहीं ना कहीं उनका पुनर्वास होना जरूरी है, और समाज के अंदर न्याय की स्थापना करने की बात की। तो ये पूरा नॉन वायलेंट स्ट्रगल था। इसके अंदर हमें पीसफुल प्रोटेस्ट एंड मार्चेस देखने के लिए मिलते हैं, लीगल बैटल्स फाइल किए गए, पब्लिक में अवेयरनेस के कैंपेन्स इसमें चलाए गए थे।
तो कार्यकर्ताओं ने जागरूकता बढ़ाने के लिए लंबी पदयात्राएं की, अनशन किए, धरने धरे, ठीक है, लोगों के लिए पुनर्वास और पर्यावरण की सुरक्षा की मांग की, और कार्यशालाएं, मीडिया अभियान चलाए उन्होंने, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है गाइस। तो एनबीए की जो भी विकास परियोजनाएं थी उसके अंदर जो ह्यूमन कॉस्ट आती है, मतलब आप डेवलपमेंट करते हो तो उसकी आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है, वो इसमें हाईलाइट किया गया था। तो एनबीए ने विकास परियोजनाओं की मानव लागत को उजागर किया और जन केंद्रित विकास नीतियों के लिए दबाव बनाया। इसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी इन्फ्लुएंस किया था। तो इस आंदोलन ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सरदार सरोवर परियोजना की समीक्षा करने और न्यूनतम पुनर्वास मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित किया था। और इसने स्ट्रेंथ प्रोवाइड की सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म को भी। तो इस आंदोलन नागरिक समाज की सक्रियता को मजबूत किया और आधुनिक भारत में अहिंसक संघर्ष की शक्ति को भी प्रदर्शित किया। सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर इस सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट को देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स, जहाँ से आप अपने नोट्स को बना सकते हो। अगर आप नोट्स को नहीं बनाना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से अपने लिए नोट्स को परचेज भी कर सकते हो।